ब्रेन स्किप्स होते हैं। किसी ने कुछ बोला? सपोज हमारे पास पानी की दो टंकियां हैं और हमने उन दोनों टंकियों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है। एक में पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा है और एक में पानी का लेवल थोड़ा कम है। तो पानी तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों तरफ लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक पे पोटेंशियल V1 है, एक पे पोटेंशियल V2 है, और एक पोटेंशियल ज्यादा है और एक पोटेंशियल कम है, तो करंट फ्लो करने लग जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने लग जाता है। और ये करंट हाइयर टू लोअर पोटेंशियल तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों तरफ की पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो हम ओम्स लॉ में लिख सकते हैं कि ऑल फिजिकल, अच्छा, अब जितना ज्यादा लेवल का डिफरेंस होगा उतना ही पानी ज्यादा फ्लो करेगा, जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। जैसे अगर तुम्हारे घर में सबसे नीचे वाला जो फ्लोर होगा वहां पे टंकी से ज्यादा स्पीड से पानी आता होगा, और जो ऊपर वाला फ्लोर होगा वहां पे स्पीड कम हो जाती होगी। तो इसी प्रकार से जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उतना ही ज्यादा करंट भी फ्लो करेगा। तो इसी बात को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, 10 में पढ़ा था ना तुम लोगों ने? यस सर। if all physical conditions like length, temperature वगैरह सब कांस्टेंट हो, अगर लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, कमरे के बाकी सभी कंडीशंस अगर कांस्टेंट हो, then potential difference applied is directly proportional to strength of electric current. ठीक है, that is delta V directly proportional to I, और delta V equals to IR, R equals to delta V upon I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने से हमें जो ये कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस वो फिजिकल क्वांटिटी है जो करंट में कितनी रुकावट पैदा हो रही है उसके बारे में बताता है। सो आर इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर। किसके बारे में बताता है रेजिस्टेंस? नहीं, रेजिस्टेंस क्या बताता है? में कितनी रुकावट आ रही है। रेजिस्टेंस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which shows the obstruction or hindrance in the flow of current। मतलब वायर कितनी रुकावट दे रहा है, हर चीज में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट के बारे में बताता है इन द फ्लो ऑफ करंट। सो आर मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन आई, और यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट अपॉन एम्पियर। और शॉर्टकट में क्या हो जाता है वोल्ट अपॉन एम्पियर का? अभी फिर बोलेगा आयुष ए छोटा बनेगा, बना देता हूँ भाई पहले। एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर या फिर ओम। आयुष ने बिल्कुल सही बात बोली है कि यूनिट्स में जब भी कोई लेटर लिखा जाता है वो हमेशा छोटे में रहते हैं। ठीक है, अगर आप ए बड़ा लिखोगे तो वो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। सो आर इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आई, वोल्ट अपॉन एम्पियर या फिर ओम। ठीक, यस सर। अब रेजिस्टेंस
हमें ये देखना है किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग देखें एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ, पहले मुझे बताओ आवाज मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर। यस सर। यस सर। मुझे डिस्ट्रक्शन पसंद नहीं, क्योंकि मतलब इतना बढ़िया वाईफाई लगाओ, सब कुछ लगाओ, फिर भी कोई दिक्कत है तो बेकार लगता है। नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर नहीं आ रही हो तो मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लूँ अपने। नो से क्लियर है। एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ, अब मान के चलो हमारे पास, मतलब मैं जब कल लिख रहा था ना, जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे आंखों से खून निकल आया। मैंने ये कहा कि ये हो क्या रहा है, चिपक रहा है बीच बीच में। अब अगर तुम्हारे एंड से ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है तो कितना बेकार लगता है, तुम लोग देख रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है तो। या फिर ऐसा तो नहीं वो इनिशियल जब अपन अपलोड करते हैं तब का था वो वीडियो, थोड़ी देर बाद सही हो जाता है वो यूट्यूब पे। हाँ वही थोड़ी देर बाद सही हो जाता है। आज मैं दोबारा देखूंगा उसी वीडियो। तो सपोज हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ एल है, एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा वायर का? लेंथ इनटू एरिया। लेंथ इनटू एरिया। तो अगर मैं एक वायर लूं जिसमें कंसीडर अ वायर हैविंग एन, क्या है इसमें एन बताओ क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? NaL। अरे वाह। सर कल का ही तो है सर, नल नाली सोनाली। ठीक है यस सर। ना। अभी अगर मैं रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला देख रहा है, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, अभी मुझे क्लास एंड में बता देना कौन कौन से पीडीएफ अपलोड नहीं हुए हैं। सभी क्लास बायो के बता देना साथ में। रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन आई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नो सर। अच्छा डेल्टा वी को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? ई एल। अब तुम कहोगे ये कहां से लिख दिया फॉर्मूला, सर बोलोगे ना तुम E4। लोग? सर E4। नो सर। ई फॉर एलिफेंट। अच्छा सर यहाँ पर एलिफेंट ही, वाला तो नहीं है सर। अच्छा यहाँ पर ही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इसमें एक बैटरी लगा दूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो यस इलेक्ट्रॉन्स सर। का मूवमेंट। ये फॉर्मूला तुम सोच रहे हो कि कहां से आया ना, सोच रहे हो ना तुम? सर बता दो। नो सर। ये फर्स्ट चैप्टर में ही बताया मैंने, सेकंड में ही बताया, और मैंने कहा है कि हमेशा याद रखो इस फॉर्मूला, V इक्वल्स टू ई डी, V इक्वल्स टू ई डी। कितनी बार बताया ये फॉर्मूला? तुम्हें याद नहीं ना श्याम? ओ श्याम, श्याम नहीं सत्यम, याद नहीं ना तुम्हें? नो सर। याद कर लो इसको, ठीक है? अब यस कुछ डॉलर्स मेरे अकाउंट में भिजवा देना। सर। कौन से डॉलर कहाँ के? ये ई एल वी, डेल्टा वी इक्वल्स टू ई एल, ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। सर अकाउंट भेज देना सर, डॉलर भेज दूंगा। ओके सो आर इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आई, डेल्टा वी की जगह हमने रख दिया ई एल। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। उसके बाद क्या करते थे? हाँ आई बराबर नावड़े, आई बराबर नावड़े याद है? यस सर। सर कल ही करवाया था सर, तावड़े नावड़े। नहीं, मुझे भी याद करना पड़ता ना, घंटा आप भूल गए ना, बहुत साल से आया नहीं, 2 साल हो गए। तो एन ए वी डी ई, वीडी को हम क्या लिख सकते हैं? ई ई टाउ बाय एम, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ले, अब तुम सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला कहां से लिख दिया ना? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अभी 2 दिन से तुम लोगों ने पीडीएफ में से कुछ लिखा नहीं है ना, इसलिए तुम लोगों को बातें आ रही है। मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यस सर। ये आज मैं पीडीएफ भेजूंगा, पूरा नोट कर
करना आज बैठ के, ठीक है? Yes, पढ़ते sir. पढ़ते नहीं बिल्कुल। कौन है तुम्हारा टीचर? पीडीएफ नहीं भेजता टाइम पे, राजीव शर्मा लाओ उसको मेरे पास। राजीव शर्मा सर। सर एक मिरर तो मैं ऐसी, सर, आप मिरर में सर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ सर का फोटो। चलो इधर देखो, EL अपॉन NAE स्क्वायर टाउ है, ठीक है? निपट लेंगे उससे, डरते Yes, नहीं है। sir. E से E कैंसिल, यस सर। so R इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ है। ये फॉर्मूला आता है किसका? रेजिस्टेंस का। ओके, यस क्या यार तुम भी उसके क्लब में शामिल हो गए कि जैनेन्द्र वाले जुमा केसरी? हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बोलो अच्छी तरह बोलो। ये सर अब बोलने दो उसको, कुछ पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था। सो ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ है, ठीक है? Yes, sir. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, बताओगे तुम लोग? नो सर। तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ऐसी कुछ चीज बताई थी तुम्हें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ अपॉन M, लेकिन जो SC वर्मा है उसमें 2M लिखा रहता है, Yes, ऐसा कुछ sir. मैंने बताया तुम्हें? यस सर। बताया था? और अगर तुम वहां से फॉर्मूले को लिखोगे, वो वाली स्टाइल से फॉर्मूले को लिखोगे, तो इस फॉर्मूले में भी 2 आ जाएगा यहाँ पर। यस सर Yes, sir. यस सर। तो अगर तुम लोग ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मल बुकें उठाओगे SC वर्मा टाइप की, तो उसमें तुम्हें यहाँ 2 मिलेगा, लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल NCERT की बुक उठाओगे तो उसमें नहीं मिलेगा 2। तो कौन सा फॉर्मूला सही है? तो हमें तो NCERT के हिसाब से चलना है, ठीक है? ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ ये फॉर्मूला लेके चलना यानी है। कि इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। हाँ, क्या पहचाने ये चीज, अपने मतलब की बात भाग चल बताइए। तो इसका सिर्फ डेरिवेशन आएगा, इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है? इसका सीधे डेरिवेशन आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखो ऐसे घूमता रह जाता है। तुमने अभी तक ये नहीं हुआ कि तुम आके मेरे विंडो डाल गए हो। पैसे कमाने से फुर्सत तो सर लो तुम। सर विंडो मेरे पेन ड्राइव में डली है। सर आप तो सर बोलो कब डालना है। आज तो आ सकते हो तुम। सर सुबह कॉल किया था सर, आप सो ही रहे थे 11 बैच के टाइम पे। तो ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ है, ठीक है? Yes, sir. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये याद फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को? कैसे आया ये? हमने डेल्टा वी अपॉन आई रखा, डेल्टा वी की जगह EL रखा, आई की जगह नावड़े रखा, VD की जगह ई टाउ बाय M रखा। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वैक्सीन की जरूरत है सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वैक्सीन के बाद लोग ऐसी आवाजें निकालते हैं, मैंने सुनने में आया, बड़ा भयंकर बॉडी वगैरह पेन रहता है। पूछना जरा, किसी ने लगवा लिया अपने आसपास तो पूछना ऐसा कुछ हुआ था क्या, इसलिए मैं डर रहा हूँ, लगवा नहीं रहा। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी पेन रेजिस्टेंस। होता है बस। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है दो बातों पे डिपेंड करता है। देखो अगर तुम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ Length. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। और भाई M तो कांस्टेंट ही रहेगा, साथ में दो बातों पे और डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो भाई हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, किसी में ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? और हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये थोड़ा गलत लिख रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? यस सर। Yes, sir. और ये जो टाउ है वो क्या? रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ना वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो जल्दी जल्दी वो घूमेंगे, तो जल्दी जल्दी घूमेंगे, जल्दी से टक्कर मारेंगे, तो रिलैक्स होने का टाइम कम मिलेगा ना। यस सर। सुन ही नहीं रहे तुम लोग, बिल्कुल नहीं सुन रहे। सर सुन रहे हैं। पहले कितना सुनते हो तुम लोग? टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो रेजिस्टेंस चार बातों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन चार बातें।
4 बात। सबसे पहले क्या, लेंथ के, है ना। ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. So resistance is directly proportional to length of wire. कुछ पूछ रहा है, आर्यन वॉइस कम आ रही है माइक से। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी क्या बोलते रहते हैं आपस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ओके, अरे लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम रास्ता लंबा कर दोगे तो रास्ते की रुकावटें बढ़ जाएंगी, और रुकावट बढ़ जाएगी तो मंजिल दूर हो जाएगी, और मंजिल दूर हो जाएगी तो रुकावट बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स sir. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ट्रांसवर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि मान के चलो ये एक वायर है, इसका ये साइड एरिया, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर तुम वायर को बगल से देखोगे तो वो सिलेंड्रिकल होगा, और ये जो एरिया है वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल एरिया। ट्रांसवर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, सर ये क्या था? ये इंग्लिश में बताया था, हिंदी में बताया था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब मोटा वायर होगा जैसे मेरे ऐसा, तो फिर क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और पतला वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा। ज्यादा होगा। होगी। अब तुम खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ए से बी पहुंच रहे हैं, ए से मतलब पी से क्यू पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगर बीच में भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो ज्यादा टकराएंगे, लेकिन अगर मैं इस वायर के एरिया को बढ़ा दूंगा तो वो एटम दूर दूर नहीं हो जाएंगे। यस सर। Yes. तो फिर रुकावट कम नहीं हो जाएगी। Yes, यस sir. सर। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होगी तो मेरे में खाना आराम से चला जाता है, तुम लोगों की एलिमेंट्री कैनाल पतली पतली छोटी होगी, ठीक है। यस सर, एक एक इंच। सो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो, कह दो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं अगली। Yes, sir. रेजिस्टेंस नेचर ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड टेम्परेचर, मतलब वायर किस चीज का बना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसके हम आगे बात करेंगे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे और Temperature पे। टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे हम लोग टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पे दो बातें देखी, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट विल आई गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 I get R directly proportional to L by A, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने से हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को, Resistivity. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ओके। Yes, यस sir. सर, वो भी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी वायर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन
नेचर एंड Nature. टेम्परेचर। Nature and लेंथ और temperature. एरिया पे डिपेंड नहीं करता, नेचर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला उठाओ तो रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला था, बताओ रेजिस्टेंस का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या था, किसी को याद रहा? V upon R Yes, sir. ml अपॉन एन स्क्वायर टाउ है। इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर कर दो तो तुम्हें दिख रहा है कि रो की वैल्यू आ रही है m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, यानी कि जो रो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो नेचर के ऊपर बात आ जाएगी कि भाई किस चीज का वायर बना है, उससे होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम पे। ठीक है, बाकी एम और ई तो कांस्टेंट रहेंगे, तो इसका मतलब ये नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सुनी नहीं है तुम लोग, कैसे बढ़िया सुनते थे sir आ पहले, गया. ये भगवान। Yes. हाँ ठीक, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। अब यहाँ पर मैं अगर आर रो का फॉर्मूला लिखूं तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बाय एल। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं ओम, इसको मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो रो की यूनिट याद रखना, ओम इंटू मीटर। क्या यूनिट होती है रो की? ओम मीटर। Ohm into meter. ओम इंटू मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? Sir. नो डिफरेंस। अच्छा, दो छोटे छोटे से वर्ड याद रखना, वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बताऊं। एक तो कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। Yes, किसका sir. रेसिप्रोकल? Resistance. Resistance. मतलब रेजिस्टेंस आपको रुकावट में बताता है कि रुकावट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वायर, उसका नेचर क्या है रुकावट प्रोड्यूस करने का। और कंडक्टेंस आपको बताता है कि कितना आसानी से वो वायर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने रहा है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक है, इसको जी से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, मेरे ख्याल से कप्पा से डिनोट करते हैं शायद केमिस्ट्री में, ना? Yes. यस। Sir. Yes. Yes, sir. तो जी इक्वल्स टू 1/r। तो इसकी यूनिट है 1/ओम। अब इसकी यूनिट 1/ओम थी, तो इसकी यूनिट रख दी गई ओम इनवर्स। अब किसी को मस्ती सूझी तो उसने कर दिया मोंग, यूनिवर्स का उल्टा लिख दिया, मोंग। तो फिर क्या हुआ कि जो लोग ओम को, जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उनको जो काफी रिस्पेक्ट देते थे, वो नाराज हो गए, उनको बहुत गुस्सा हो गया, वो ट्रोल करने लगे फिजिक्स, वो ट्विटर पे लोगों को, ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये हमारे साइंटिस्ट का अपमान हो रहा है। ट्विटर ठीक था। है, नहीं मतलब जिस पे भी जो भी नेटवर्क रहा होगा उस टाइम पे। ट्विटर बैन कर दिया। बैन नहीं होगा, ट्विटर ने शर्तें मान ली इंडियन गवर्नमेंट की, बैन कहाँ हुआ। उन्हें अपना बिजनेस करना है। तो 1/ओम इक्वल्स टू ओम इनवर्स, तो ये क्या हो गया, मो। तो लोगों ने कहा बहुत, मतलब लोग भड़क गए, मतलब ये क्या मजाक, मजाक समझ रहे हैं, क्या चल रहा है, जी मारो मुझे मारो, ऐसे करने लगे लोग। तो ये साइंटिस्ट का सम्मान रखने के लिए कि ये फालतू का अपमान हो रहा है, इसकी यूनिट रख दी गई साइमन, क्योंकि उनके नाम में तीन चीजें थी, जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज रह गया है बस केवल, अब साइमन और ओम यूज हो चुका है। ठीक है, यस। इसी जैसे कंडक्टेंस होता है वैसे ही होता है कंडक्टिविटी। तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा? Resistivity. मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। ये कौन बोल रहा है, बच्ची कौन बोल रही है अभी, क्या नाम है, किसने बताया कि कंडक्टिविटी का होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, किसने बताया अभी? बच्ची का नाम क्या है? Ramrita. सेजन के अलावा, सेजल के अलावा ये और Ramrita. बोल रही है। हाँ, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, अमृता बोल रही है। पता नहीं गुस्से रहती थी पहले तो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अमृता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़ाई शुरू करो अगर अभी कोई दिक्कत आ रही थी तो। ठीक है, Yes, sir. ऐसे बोला करो अच्छी तरह, अच्छे बच्चों की तरह। Yes, sir. दुआ किस दी तुझे नहीं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। ओके, इसको सिग्मा से नोट करते हैं अपन, अमृता सिग्मा से। Yes, sir.
नहीं, हमारे यहाँ पे हमारे हमारे गांव में तो इसको जी से करते हैं, इसको सिग्मा से करते हैं, हम तो वही बताएंगे। हमें केमिस्ट्री के गांव से कोई मतलब नहीं, हमारे गांव में जो चलता है वो बताया यार। तो हमारे बदावर में तो यही चलता है, कंडक्टेंस को जी से करते हैं और कंडक्टिविटी को सिग्मा से। ठीक है। गाँव तो बदल लो सर। ठीक है, अपना ही गांव बढ़िया है। सो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अब एक और चीज देखते हैं हम लोग, जैसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का सूक्ष्म रूप। इसको ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी बोला जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अच्छा मुझे बताओ, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो, मैं तुम लोगों को आज मान जाऊंगा, सबको एक एक बिटकॉइन दूंगा। करंट डेंसिटी इज गिवन बाय, J vector dot A vector. सही है। करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जी आर, सब जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ठीक है। यस सर, बिटकॉइन प्लीज सर एड्रेस सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। सो जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ठीक है, यस Yes, सर। sir. तूने तो कुछ बोला ही नहीं था। जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। आई क्या है? आई यहाँ पे अपन आई की जगह क्या रख सकते हैं? आई की जगह हम रख सकते हैं, देखो ओम्स लॉ तुम्हें पता ही है। जो होता है ओम्स लॉ, ठीक है लाला। सो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। यस सर। सो जे इक्वल्स टू आई की जगह वी अपॉन आर रख देते हैं अपन, ए की जगह ए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम आर को ऐसे नहीं लिख सकते, रो एल बाई ऐसे लिख नहीं सकते तुम? नहीं, तुम लिख नहीं सकते, बताओ, मना कर दो नहीं लिख सकते। अगर तुम्हें नहीं लिख सकते तो बताओ, नहीं मना कर दो नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ पे आई बाई आई की जगह रख दिया वी बाय आर, ऐसा लिख नहीं सकते क्या? अरे ये तो फॉर्मूला था, आई की जगह वी बाय आर रख दिया मैंने, क्या दिक्कत, मैंने क्या गुनाह कर दिया मैंने? ठीक है। तो वी अपॉन रो एल बाय ए। ठीक है। Yes, sir. सर तो ट्राई प्लीज उसमें। मैंने पढ़ लिया। ए से ए क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? कैंसिल। अब v बाय एल को हम ई लिख सकते हैं, v बाय एल को। अब तुम कहोगे कैसे लिख सकते हैं v बाय एल को ई? ए राम, इन बच्चों को सर अभी लिख अभी मैंने सकते हैं. बताया था 2 मिनट में, नहीं अभी मैंने बताया था तो भी नहीं याद नहीं रहता। देखो मैंने ये लिखा था v इक्वल्स टू ई एल। अब तो तुम लोग Yes, कह रहे sir. थे हाँ अब तो हम कभी नहीं भूलेंगे v इक्वल्स टू ई एल। अब तुम फिर भूल गए, सब भूल गए तुम। वो जो सब मैंने बताया था तुम लोगों को सब भूल गए। रिसेंटमेंट खराब है सर। तो v बाय एल को हम ई लिख सकते हैं, v बाय एल को। अरे भाई ई v इक्वल्स टू ई एल होता है, लिख तो क्या सकते v बाय एल ई नहीं हो जाएगा? ये लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. और 1 अपॉन रो को क्या ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा। यस सर, Yes, सिग्मा sir. ही। अरे लाला, 1 अपॉन रो को सिग्मा नहीं लिख सकते क्या? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। जे का एक नया फॉर्मूला बन गया सिग्मा ई। जे का फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा ई। और ये होता है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। यस सर। बोलो बोलो कैसी रही? बढ़िया सर। आया मजा? यस सर, आया। ओके, तो जे इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा ई। जे इक्वल्स टू Sigma E. सिग्मा ई। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें, ठीक। चलो और देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, या फिर ऐसा लिखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मम्मी।
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। Yes, sir. सो सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है इन केस ऑफ मेटल्स। देखो मुझे फॉर्मूला बताओ रेजिस्टिविटी का क्या है, मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ। R इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अभी अभी हमने पढ़ा था, कह दो नहीं पढ़ा था, कह दो तुम नहीं पढ़ा था, कह दो तुम्हें क्या कहना कहना सर कह नहीं दो। पढ़ा। नो सर। हाँ, मैंने अभी पीछे बताया तुम लोगों को, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ये देखो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, बताया था। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसमें ये लिख दूं कि डेल्टा रो इक्वल्स टू, डेल्टा रो मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ दो बातों से चेंज हो सकती है, डेल्टा एन और डेल्टा टाउ। क्यों दो बातों से चेंज हो सकती है? क्योंकि नंबर ऑफ, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा। तो वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ दो है, डेल्टा एन और डेल्टा टाउ। नहीं है ये बात समझ में? Yes, sir. आ गए. रेजिस्टिविटी सिर्फ दो बातों से डिपेंड कर सकती है, एक तो एन पे डिपेंड कर सकती है और एक टाउ पे। ये एम और ई तो कांस्टेंट है ना। यस सर। अब इन केस ऑफ मेटल हम बात करें, इन केस ऑफ मेटल मतलब मुझे बताओ, मेटल में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूं, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी भागेंगे कि नहीं भागेंगे? यस सर। तो रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा उनको, क्यों सत्यम? यस सर। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को, अगर मतलब अगर हम लोग तार को घाम में रख दें, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जल्दी जल्दी भागेंगे, भजेंगे, भागेंगे। और जल्दी जल्दी नहीं भगेंगे, नहीं भजेंगे, और जल्दी जल्दी भजेंगे तो सैताने का उन्हें टाइम नहीं मिलेगा, यस सर, ना ठीक मिलने। है ना। यस सर, ना तो मिलने। हाँ, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर, कम हो जाएगा। हाँ, जब जब सैतान ही पाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच का रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। यस सर, हो अच्छा, जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने से वहां पे बॉन्ड भी टूटेंगे, कुछ कुछ बॉन्ड भी टूटेंगे, पहले से जो बॉन्डेड होगा ना, जो बॉन्ड होंगे, जैसे मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं ना एटम के आसपास, यस सर, तो उनको एनर्जी मिल जाएगी, वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो भाग जाएंगे। जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे थोड़े बहुत, यस सर, बढ़ेंगे। लेकिन मेटल्स में ऑलरेडी पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत रहते हैं, बहुत रहते हैं। तो अगर दो चार बढ़ जाएंगे तो तुमने क्या बढ़ा दिए? सर नहीं समुद्र समझ में एक में एक चम्मच। बात, जैसे मान के चलो मान के चलो अंबानी को तुम 4 रुपए दे आए, तो उसको क्या दे आए? तुम कुछ नहीं दे आए। मेटल के पास तो ऑलरेडी 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुम उसको 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और दे आए, तो क्या दे आए? कुछ दे आए क्या तुम उसको? नो सर, समुद्र में एक चम्मच पानी डाला है। समुद्र में 1 चम्मच पानी डाला, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर नियरली कांस्टेंट रहेगा। कौन सा फैक्टर? मेटल वाला। डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. और ये फैक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। यस सर। इन केस ऑफ, कुछ पूछ रहे हो आर्यन? डिस्क्लेमर दे अच्छा, रहा है रीजॉइन सर। कर, वाटर वाटर मेक अ सी। अच्छा, चलो रीजॉइन कर लो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब मुर्दाना के। सर नाइट में फिट करोगे? हम्म, नाइट में सर फिट करोगे सर डॉलर? क्या कह रहे हो? सर नाइट में फिट डॉलर लगाओगे कैसे? क्या फिट करेंगे? क्या बोल रहा है ये? सर ट्रेडिंग। अरे पढ़ाई कर ले पहले।
नहीं सर, वो ग्राफ देख रहा था सर मैं फ्री टाइम में बैठ के, अभी जब तक आप आए देखो नहीं फ्री टाइम में पढ़ाई कर लिया सर कर लास्ट भाई, वाला एक और बार बता दो। आप बढ़ जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक। तो एक मिनट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे एटम से, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, उन्हें रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो Yes, टेम्परेचर sir. बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर मैंने ये कहा था कि ये वाले फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटल के पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2-4 इलेक्ट्रॉन और बढ़ भी जाएंगे तो क्या अंतर आने वाला है। Yes, sir. तो इन केस ऑफ मेटल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, क्या होगा बताओ? रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस Decreases. decreases, नहीं, on increasing temperature relaxation time decreases, resistivity increases. Resistivity increases because relaxation time डिक्रीजेस। decreases। ठीक है, समझ में आ रही Yes, बात? Yes, sir. जिसने मुझसे कहा था सर एक बार और बता दो वो कौन थी, उसको समझ में आ Yes, गया? sir. ओके, अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ, मेरे ख्याल से दिव्यांशा थी है ना? Yes, इन sir. केस ऑफ मेटल के बाद है इन केस ऑफ एलॉयज। ठीक है भाई, अब हम एलॉयज में देखेंगे, बात करेंगे। अब एलॉयज में क्या होता है कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया, सब कुछ सही होगा वैसे ही जैसे हमने पहले बात करी थी, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज। लेकिन एलॉय के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा नहीं होते जितने किसमें होते हैं? मेटल। Metals में. तो इसमें थोड़े से स्लाइटली इंक्रीज कर जाएंगे। स्लाइटली मतलब होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बिल्कुल ही नहीं होते, पर थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एलॉय कोई भी अपने घरों में, स्टेनलेस स्टील वगैरह कुछ भी ले लो एलॉय में। ठीक है, नो सर, इंक्रीजेस का एग्जांपल। स्लाइटली इंक्रीज का, यस सर। स्लाइटली इंक्रीज का जैसे कि मान के चलो किसी बंदे के पास 50 लाख रुपए हैं, उसको 2 लाख और मिल गए तो ठीक है, फर्क पड़ेगा उसकी जिंदगी में, उससे 52 लाख हो जाएंगे, यस है सर। ना? स्लाइटली इंक्रीज, थोड़ा बहुत तो फर्क देगा वो चीज। ठीक है, यस सर। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एन बढ़ जाएगा, डेल्टा एन बढ़ जाएगा। अब सुनना जरा ध्यान से बात, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। रो का फॉर्मूला है ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, नहीं ये मैंने आर का लिख दिया गलती से। रो का फॉर्मूला बस, अरे ओके, अब सुनना जरा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम तो बहुत भयानक कम होगा और ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर डिक्रीजेस। Decreases. बताओ क्या फर्क पड़ेगा? सर ये रिलैक्सेशन टाइम तो बहुत ज्यादा कम होगा जैसा होता है, और ये थोड़ा बहुत स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इस पे भी होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पर उतने नहीं होते जितने मेटल में होते हैं। इस पे क्या फर्क पड़ेगा सोच के बताओ? सर ऊपर बढ़ेगी। Increase. ये वाला Increase. फैक्टर तो इसको कम कर रहा है, ये वाला फैक्टर तो इसको कम कर रहा है, और ये वाला फैक्टर खुद कम होके इसको बढ़ा रहा है, और ये वाला फैक्टर खुद बढ़ के इसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ इस पे क्या फर्क पड़ेगा इस बंदे पे? डिक्रीजेस। Increase. Slightly increase, very good, this is the correct word, that's why I like Aryan the movie। obviously जिनोचे इंग्लिश में नहीं बोल गया ना, ज्यादा इमोशन हो गया। सो बिल्कुल सही बोला, आर्यन ने सही वर्ड पकड़ा कि स्लाइटली इंक्रीज करेगा। क्या करेगा?
slightly increase. स्लाइटली इंक्रीज, मतलब इस बार भी वही हो रहा है, इस बार भी वही हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अरे डमरू कितना धीमा हो गया है ये टैबलेट, डमरू घूमता रहता है। वो बोला सर आईपैड ले लो सर आईपैड। ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ले रहा हूँ मैं। So in case of metal on increasing temperature, resistivity increases because relaxation time decreases. ठीक है, Yes, sir. इस बार भी वही सब कुछ हो रहा है, बस इस बार रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा जितना पिछली बार बढ़ा था। यस इस बार भी ये बढ़ेगा, पर इस बार उतना नहीं बढ़ेगा, इस बार उतना क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नीचे कर रहा है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर भी अब डोमिनेंट है, पिछली बार वो फैक्टर था ही नहीं, कहीं इन्वॉल्व ही नहीं था, अब वहां अब ये भी फैक्टर है, मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, यस सर। so on increasing temperature, बताओ रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय स्लाइटली इंक्रीजेस, इसीलिए अलॉयज को हम लोग लेबोरेटरी के वायर्स बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ उसके रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता, रिजल्ट में आंसर में फर्क नहीं आता। ठीक है, Yes, sir. रिपीट कर दो। तो तुम्हारे स्कूल के जो लेबोरेटरी के वायर होते हैं वो कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नेटाइन नाम के अलॉयज के बने होते हैं। सो लैब वायर्स या स्टैंडर्ड वायर रेजिस्टेंसेस आर मेड अप ऑफ, बताओ अलॉय। क्यों बने होते हैं अलॉय के, बताओ। सर रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं। with increase in temperature, with increase in temperature, It do not affect the resistance. हाँ, it practically do not, practically मतलब ज्यादा फर्क दिखता नहीं है, ऐसा तो फर्क आता है, do not affect resistance too much। ठीक है, यस Yes, sir. और कौन से अलॉयज के बने होते हैं ये? कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नेटाइन। ठीक है ना, सर चेक करेंगे एक बार। Yes, sir. ओके। Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई इन दोनों की बात, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, फ्री मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है, और रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन पहले थे ही कितने, जरा से, तो कितना रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा? थोड़ा बहुत। तो इस बार ये वाला फैक्टर ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, Yes, sir. यस so in case of semiconductor, on increasing temperature, resistivity decreases। बताओ क्यों ये resistivity डिक्रीज? मेन कारण क्या था? Number बिकॉज of electrons ज्यादा नंबर ऑफ increase हो इलेक्ट्रॉन गया। इंक्रीज हुए थे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, कुछ sir. कुछ और। अब हम देखते हैं फोर्थ केस, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बात ही नहीं करनी, वो फॉर्मूला ही लेना हमें, क्योंकि वहां इसमें तो आयंस की वजह से मूवमेंट होता है। अब मुझे तुम लोग बताओ कि गंगा के पानी में तैरना आसान है कि कीचड़ के पानी में? गंगा।
कीचड़ के पानी में तैरना क्यों आसान है भैया? कैसे कैसे कह रहे तुम? स्विमिंग बोल मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, गंगा के पानी में कि कीचड़ के पानी में, आप बताओ। सर कीचड़ नीचे नीचे जमा होगा तो सर दोनों में इक्वल है, और अगर सर अरे यार तुम यार, दिमाग दिमाग ज्यादा साइंटिफिक। अरे उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है ना कि कीचड़ में। पूरा इसने एक्सपेरिमेंट की, ये तैरा है, नीचे चीजें जमा होगा तो उसमें तैरना। एक ऐसी सोच के बताओ, अंदाजे से बताओ कि गंगा के पानी में कीचड़ के पानी में। तो सर गंगा। गंगा, हाँ, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और उसमें आयंस इजिली मूव करेंगे। आयंस इजिली मूव करेंगे इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सर कुछ पल्ले नहीं ठीक है, Yes. देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, सर टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस। विस्कोसिटी मतलब श्यानता, श्यानता मतलब गाढ़ापन, वो कम हो जाएगा उसका। Yes, sir. यस सर घी में घी को टेम्परेचर Yes, देते हो तो sir. पिघल जाता है ना। यस सर यस सर Viscosity decreases, so ions can easily move. यस सर यस सर So conductivity decreases. आयन का मूवमेंट ही कंडक्टिविटी है। सही तो लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस, सो आयन कैन फ्रीली मूव, आयन कैन फ्लाई, सो आयन ions can freely move, so conductivity increases and रेजिस्टिविटी resistivity Decreases. decreases। कछु पल्ले पड़ रहा है? पल्ले पड़ रहा है। In a nutshell, what we have learned today, we have learned that in case of metals, what happens with the increase in temperature, resistance or resistivity increases. Again, in the case of alloys, resistance and resistivity increases, but this change is not as much as we observed in the case of metals. Okay, in case of semiconductor and electrolyte solution, what happens? It's just the opposite. That is, in case of semiconductor and electrolyte solution, with the increase in temperature, resistance or resistivity decreases. Okay, so in the first two cases, with the increase in temperature, resistance or resistivity increases, and in the second two cases, and in the next two cases, resistance or resistivity decreases. Is it clear to all of you, Yes, यस sir. boys and girls? Actually. Okay. मुझे इंग्लिश की है। अब एक और देखते हैं हम लोग, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मुझे बताओ, चेंज इन रेजिस्टेंस दो बातों पे डिपेंड करेगा। तीन बातों पे। मैं चेंज की बात कर रहा हूं। एक तो इस पे डिपेंड करेगा कि हमने टेम्परेचर में कितना चेंज किया। अगर हम टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। शुरू के केसेस में बढ़ेगा, बाकी केसेस में कम होगा। ठीक है, एक तो इस पे डिपेंड करेगा कि हमने टेम्परेचर में कितना चेंज किया। और सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। टू फैक्टर्स। ठीक है, दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो इस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें लेना नहीं ना, वो तो हमने टेम्परेचर चेंज का वो तो पूरा इफेक्ट आ गया ना इकट्ठा पूरा आर। अब हम अलग से एन और टाउ क्यों लेंगे? अब तो आर वाला इफेक्ट पूरा हमें मिल गया ना। ये जो आर आया है वो एन और टाउ के इफेक्ट से तो हमने जाना था। यस सर मैं सिर्फ चेंज इन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो चेंज इन रेजिस्टेंस दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईच रेजिस्टेंस के।
इनिशियल रजिस्टर को मैं नाम दे देता हूँ R1। मतलब सपोज किसी चीज का टेम्परेचर जब, अरे किसी चीज वायर का टेम्परेचर जब T1 था तब उसका रेजिस्टेंस R1 था, और जब टेम्परेचर T2 हो गया तो उसका रेजिस्टेंस R2 हो गया। तो इससे हुआ क्या? समझ लो। ये वाली बात समझ में आ रही? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो इंडिया में, इंडिया की ग्रोथ रेट और ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ रेट सेम है सपोज, और मान के चलो 10 साल में हम लोग डबल हो जाते हैं, तो इंडिया में अभी 133 करोड़, 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 266 करोड़। यस सर। और ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग हैं अभी? मेरी तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या नहीं मालूम, मैं ऐसे अंदाजे से ले लेता हूँ 1 करोड़, 10 करोड़ चलो, तो ऑस्ट्रेलिया की 10 करोड़ जनसंख्या है मान लो, तो ये 20 करोड़ हो जाएंगे। यस यहाँ चेंज आ रहा है पूरा 133 का, और यहाँ चेंज 10 का ही आ रहा है, तो अब दोनों हो रहे हैं डबल, लेकिन यहाँ चेंज ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इनिशियली वैल्यू ज्यादा थी। यही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर उसका चेंज भी ज्यादा आएगा। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. यस कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन। सो डेल्टा आर, मैं इनको दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पे एक चीज आएगी, से हम बोलते हैं अल्फा। अब ये मैं सोचना ये अलग है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये अल्फा है। क्या आ गया हमारे पास? एक अल्फा। क्या आ गया? अल्फा। Alpha. और इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इस अल्फा को? टेम्परेचर Temperature कोफिशिएंट coefficient of resistance. फॉर्मूला इसका ये हो गया, और यूनिट क्या हो गई? ओम और ओम तो कैंसिल हो गई, इसकी हो गई पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का अपोजिट है बस। सो अल्फा इज अ कांस्टेंट नोन एज, क्या कहते हैं अल्फा को? Temperature coefficient. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको क्या बताता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से रिलेटिव चेंज कितना आ रहा है टेम्परेचर में। जैसे आप यहाँ पे 1 रख दो तो ये आ जाएगा ना डेल्टा आर अपॉन R1, यानी कि रिलेटिव चेंज कितना आ रहा है ये बताता है आपको। ठीक है, बोलो। Yes, sir. अब अगर किसी भी चीज का रेजिस्टेंस R1 से R2 हो रहा है तो उसका चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? R2 माइनस R1। बोलो। Yes, sir. सर ये हुआ क्या? ये हुआ, ये यहाँ पर मैंने R2 माइनस R1 रख दिया, और इसको इधर ले गया मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये इसको इधर ले गया और R1 को इधर ले आया, तो तो R2 डेल्टा का ये क्यू। फॉर्मूला बन गया। ये एक फॉर्मूला हो गया R2 का। यस सर। नहीं आया समझ में? आगे सर R2 और R1 की वैल्यू। हाँ, R1 एक तरफ रखा, R2 एक तरफ रखा, सॉल्व कर दिया मैथमेटिकली। अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर पहले रेजिस्टेंस कम है और बाद में ज्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव? पहले कम है बाद में ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगी। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मेटल्स और अलॉयज के लिए, किसके लिए? मेटल्स और अलॉयज में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब वहां पे अल्फा पॉजिटिव होता है। और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, इसका मतलब वहां पे अल्फा निगेटिव आएगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है?
Yes. यस चलो अभी यहीं तक रखते हैं। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि क्या क्या अपना नहीं अपलोड हुआ है। मैं आज कर देता हूँ, थोड़ा टैबलेट ठीक ठाक काम कर रहा है। मैंने एक दो सॉफ्टवेयर और हटा दिए हैं इसमें से। तो ये चैप्टर स्टार्टिंग से। अच्छा मैं अभी कर रहा हूँ, बताते चलना अपलोड आ गया कि नहीं। अभी कर रहा हूँ सामने ही तुम लोगों को। थोड़ा अपलोडिंग के दौरान ये थोड़ा